और ये खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस की कार्रवाई सामने आई। अवैध डीजल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिकअप को भी जब्त किया है। जंक्शन पुलिस ने यह कार्रवाई की। पिकअप से 2620 लीटर डीजल जब्त किया गया है। हेमराज और खीमनाथ को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ पुलिस की यह कार्रवाई, जहां पर अवैध डीजल को जब्त किया गया है। 2600 से ज्यादा लीटर डीजल ये है। राजू रामगढ़िया, संवाददाता हनुमानगढ़, हमारे साथ जुड़ गए। राजू, ये जो डीजल जब्त किया गया, कहां से लाया गया था और किस तरीके से इसे बेचा जा रहा था? चोरी का डीजल था ये? जी नहीं, दरअसल जो हनुमानगढ़ की सीमा है पंजाब हरियाणा से लगती है और हरियाणा में जो है डीजल सस्ता है, तो आमतौर पे काश्तकार जो है या जो डीजल की तस्करी करके बेचने वाले लोग भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रात्रि में वहां से पिकअप से डीजल भरकर और इधर हनुमानगढ़ गंगानगर इधर लेके जाया जाता है। और ये प्रतिदिन का लगभग काम है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे तस्करी होती है और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ की पुलिस की भूमिका भी इसमें बिल्कुल संदिग्ध रूप से शामिल रही है। मगर रात्रि को यही डीजल की तस्करी की जा रही थी और जंक्शन पुलिस ने इसको पिकअप को पकड़ा। चूंकि इनके पास कोई बिल नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि डीजल कहाँ से लाया गया, तो इसलिए पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और यह बड़ी बात है कि यह एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये प्रतिदिन इस तरह की जो है डीजल तस्करी की घटनाएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में तेल की कीमतें ज्यादा हैं और सीमावर्ती हरियाणा में डीजल सस्ता है। जी राजू, कितना फर्क है हरियाणा के डीजल में और राजस्थान के डीजल में? कितने रुपए का फर्क पड़ता है जिसके लिए यहाँ पर इस डीजल की जो है वो कालाबाजारी की जाती है? पेट्रोल में भी फर्क है और जो प्रतिदिन रेट घटते बढ़ते हैं, इस हिसाब से भी देखा जाए तो 7 से 8 रुपए लीटर का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसी कारण जो है वहां से डीजल की तस्करी, पेट्रोल की कम है, उसके रेट कम में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर डीजल में ज्यादा फर्क है, तो वहां से तस्करी की जाती है। कुछ किसान तो अपनी खेती के लिए इसको लाते हैं और कुछ तस्कर भी हैं जो इसको आगे बेचते हैं। जी जी राजू, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिरोही में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। एसीबी की टीम ने निरीक्षण किया। मंडार आरटीओ चेक पोस्ट पर दबिश दी गई। मौके से 1,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। चालान बुक की जांच जारी। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चूड़ी के कारखाने में पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने बाल मजदूरों को यहां से मुक्त करवाया। कारखाना संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। भट्टा बस्ती थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। बिहार के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बिहार के ये बच्चे बताए जा रहे हैं जिनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही थी, कब से ये चल रहा था और आरोपी ने अभी तक पूछताछ में क्या कुछ बताया है? मैं आपको बता दूं कि भट्टा बस्ती इलाके में चूड़ी कारखानों का जो काम है वो काफी अरसे से चल रहा है और इस मामले में लगातार कार्रवाइयां भी की जाती है, लेकिन ये इतनी सक्रिय जगहों पर होता है जिससे आम लोगों को पता नहीं चल पाता, पुलिस को भी पता नहीं चल पाता। और ये जो चूड़ी कारखाने के जो ओनर होते हैं, ये क्या करते हैं कि बिहार से जो मजदूर के रूप में बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं और फिर एक कोठरी नुमा कमरे में या फिर हॉल में इन बच्चों से काम कराया जाता है। लगातार घंटों काम इनसे कराया जाता है और इन्हें भोजन पानी भी समुचित नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के मामले लगातार भट्टा बस्ती इलाके में सामने आते रहे हैं और पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। इस बार भी पुलिस ने एक
कारखाना संचालक को गिरफ्तार किया है और वहां से बच्चों को जो है वो मुक्त कराया गया है। अब आरोपी से भी पूछताछ चल रही है और बच्चों को भी वापस बिहार भेजने की जो प्रक्रिया है उस पर काम शुरू होने वाला है। जी जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झालावाड़ में गांजा बरामद किया गया, 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। सुनेल पुलिस को सफलता मिली है। गांजे के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मरुधरा में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। आज से हड़ताल पर चले गए एम्बुलेंस कर्मचारी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एम्बुलेंस कर्मी वेतन वृद्धि रोकने से खासे नाराज हैं। तो आज से प्रदेश के मरीजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आज सुबह 6 बजे से एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। इस हड़ताल में राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इस हड़ताल को बुलाया है। यूनियन ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की है कि सरकार ने हर बार आंदोलन में आश्वासन से काम चलाया है और एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 से लगातार सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट 20% वेतन बढ़ोतरी का आदेश दे चुका है। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। आज प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में 108, 104 एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी संघर्ष करते आ रहे हैं। खूब सरकार के जो अधिकारी उनसे वार्ताएं की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए आज मजबूर होकर पूरे राजस्थान में प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं ठप की गई है। हम कभी नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो, लेकिन मजबूरी में आके आज हमें ये सेवाएं बंद करनी पड़ी है। जब तक कर्मचारियों की मांगों पूरा नहीं किया जाता तब तक एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेगी। तो आज से इस कोविड काल में जहां पर एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा दरकार है, सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय में एम्बुलेंस कर्मियों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि इनका कहना है कि जब हाईकोर्ट ने इनकी वेतन वृद्धि में 20% का इजाफा करने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, लेकिन सरकार हमेशा बातचीत के मौके पर इन्हें आश्वासन देती है, नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला है। इसकी वजह से आज प्रदेश भर की एम्बुलेंस हड़ताल पर हैं। लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पर सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरत है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा इस समय डॉक्टर्स और एम्बुलेंस कर्मियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एम्बुलेंस का हड़ताल पर जाने से कोरोना के मरीजों पर खासा असर पड़ सकता है। न केवल कोरोना के मरीजों पर बल्कि दूसरे तरह की बीमारियों में भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। सचिन, जब हाईकोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि 20% वेतन वृद्धि की जाए, बावजूद इसके सरकार ने जो है वो अभी तक वेतन वृद्धि नहीं की, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल सचिन ये है कि इस कोविड काल में जहां डॉक्टर्स और नर्स और एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर इस हड़ताल से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज से सभी एम्बुलेंस हड़ताल पर हैं। वेतन वृद्धि
की मांग को लेकर ये लोग हड़ताल पर गए हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस कोरोना काल के अंदर सभी एम्बुलेंस आज से हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इनकी वेतन वृद्धि की जाए। हाईकोर्ट ने 20% वेतन वृद्धि का आदेश देने के बाद भी इनकी अभी तक वेतन वृद्धि नहीं की गई है और इस कोरोना काल के अंदर एम्बुलेंस की हड़ताल अपने आप में एक बड़ी घटना कही जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लवली वधवा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। लवली, इस समय कोरोना काल में जहां सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे समय में इनका हड़ताल पर जाना मेडिकल सुविधाओं के ऊपर एक बड़ा विराम लगा सकता है, एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। लवली, आज देखिए, बिल्कुल निरोगी राजस्थान का नारा देने वाले राजस्थान के अंदर अगर 108 के कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं उन्हें हड़ताल पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़े तो सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि सरकार के सिस्टम के अंदर बैठे ब्यूरोक्रेट और सरकार के चिकित्सा मंत्री आखिर कर क्या रहे। एक नजारा आपको दिखा दे, ये वो 108 एम्बुलेंस है जो रात बेरात 24 घंटे में हादसा होने के दौरान और कोरोना काल के दौरान जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोविड सेंटर पहुंचाने के लिए तमाम तरह की आपातकालीन परिस्थितियों को निभाते हुए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके निकलते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन लोगों की मांग जो है, जिस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। मजबूर होकर ये लोग हड़ताल पर उतरे। वीरेंद्र जी हमारे साथ में यूनियन के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी, कितनी मांग आपकी, इस मांग को लेकर के जो मांग है ये हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जायज है 20% वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन ये मांग आखिर कहां अटकी पड़ी? कौन है जिसके कान तक बात नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सभी अधिकारियों के कान तक बात पहुंच रही है। सभी आश्वासन के ऊपर हमें आज 6 महीने से रख रखा है, पर हम भी उनकी बातों को मानते हुए आज 6 महीने से आश्वासन पे ही रह रहे थे। लेकिन जो मांगे हमारी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आदेश हो रहा है, सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, जब 6 महीने इसमें लग गए और हम पूरे कोरोना काल में प्रथम सिपाही में काम कर रहे हैं और वो सरकार का नाम भी तो हुआ है उसके अंदर। आज यदि इतना बड़ा कोरोना काल में अगर राजस्थान के अंदर मरीजों को लाना ले जाना एम्बुलेंस कर्मी किया है, काम सरकार का ही किया है। एम्बुलेंस कर्मी अपने घर अपनी जान जोखिम में डाल के भी किया है। लवली, आप इनसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या ये समय सही है आपके हड़ताल करने का? इसको किसी कोविड के बाद में, वैक्सीन आने के बाद में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, क्योंकि आपने जो समय चुना है वो कोरोना के मरीजों को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मजबूरी हुई कि कोविड काल में अपने को हड़ताल करनी पड़ी? कोविड काल के दौरान हड़ताल हम लोग नहीं करते, अगर सरकार सुन लेती, ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि कोविड काल में हमें हड़ताल पर मजबूर होना पड़ा? ऐसा है, पूरा कोविड काल में ये एम्बुलेंस कर्मचारी प्रथम सिपाही बन के काम किया। हमने सरकार के सामने बार बार ये मांग रखी, 12 महीने से रख रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके ऊपर मोहर भी लगा दी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं। सरकार नहीं चाहती है कि इनको कुछ लाभ दिया जाए। हम फिर भी कुछ नहीं, हर बार मांग करके और इनके आसपास काम कर, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि सरकार के द्वारा हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए मजबूरी में आके आज एम्बुलेंस सेवाएं बंद करनी पड़ी। देखिए, बिल्कुल मजबूरी में ये चक्के थम चुके हैं, इनका इंतजार होता है। 108 पर लोग आपदा के समय में कॉल करते हैं, 100 नंबर को कॉल करते हैं, 104 को कॉल करते हैं, लेकिन फिलहाल इन एम्बुलेंसों के चक्के थमते जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कॉल सेंटर में बज रहे हैं, लेकिन जो चालक हैं एम्बुलेंस के, उनके फोन्स को बंद किया गया स्ट्राइक के चलते। और एक बड़ी असुविधा जो है वो मरीजों को हो रही है। सरकार को भी सोचना होगा और स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम में बैठे उन ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना होगा कि आखिरकार वो कुर्सी पर बैठ करके कर क्या रहे हैं, क्योंकि 108 और 104 जैसी सुविधाएं जो बेहद महत्वपूर्ण है इस कोविड के काल में, और राजस्थान में जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। ये सभी चालक ड्यूटी करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, लेकिन आज ये मजबूर होकर के जयपुर की सड़कों पर बैठे हैं। ये नहीं, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो हड़ताल हुई है ये अनिश्चित काल के लिए इन्होंने हड़ताल किए, या आज ऐसी कोई सूरत है कि इनका डेलीगेशन सरकार के साथ वार्ता कर सकता है? आगे की क्या प्रक्रिया है? बातचीत के लिए ये लोग पहुंचेंगे या सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास आएगा? सरकार से कोई बातचीत हुई है अभी आपकी? आज हड़ताल को लेकर के कोई बातचीत हुई है? नहीं, सरकार से बातचीत तो नहीं हुई आज तो, लेकिन पहले जब भी बातचीत हुई है वो सारे मुद्दे उनके सामने हैं। अब हमारी बातचीत करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि सरकार के सामने जो 6 महीने से मुद्दे चल रहे हैं, हमारी 3 ही चीजें हैं। हमारा 20% वेतन जो बढ़ा हुआ है उसका हमें वेतन, वो 20% बढ़ा हुआ वेतन दे दी। जो आरएफपी के अंदर नियम कायदे जो डालने उनको हमने दे रखे हैं कि हमारे अनुरूप ये चीजें इसके अंदर डाल दें।
और 500 रुपये हमारे लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी थी, उसके लिए हमें जो उनकी राशि है वो जारी कर दी जाए और संविदा कर्मी जो कमेटी है उसमें हमारे शामिल करने के लिए अपना पत्र जारी। जी लवली, जी लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं और फिलहाल बातचीत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। दौसा में एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाला बनकर ये बुजुर्गों से ठगी किया करता था। बुजुर्ग महिला से इसने 10,000 रुपए ठग लिए और खुद को इसने नागल थाने का पुलिसकर्मी बताया। बुजुर्ग महिला ने इस नकली पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। और जयपुर से एक और खबर, जहां हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई करने की मांग को लेकर वकीलों ने धरना शुरू किया है। मांगों को लेकर तीसरे दिन भी ये धरना चल रहा है। अधिवक्ता पीसी भंडारी के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। कई अधिवक्ता गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहे हैं। कोर्ट में वीसी से जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। वकीलों का धरना जारी है, आज तीसरा दिन है। मांगों को लेकर वकील धरना दे रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सचिन, बातचीत का कोई रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि तीसरा दिन है धरने को? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई हो और वो भी फिजिकल अपीयरेंस की छूट दी जाए, इस मांग को लेकर कुछ अधिवक्ता लगातार धरना दे रहे हैं। हालांकि इनकी हर स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल इनको केवल आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह है कि ये लोग अभी संख्या में काफ़ी कम है। हाईकोर्ट बार इनके साथ नहीं है, क्योंकि बार चाहती है कि 1 नवंबर यानी जो अगला महीना है वहाँ से फिजिकल पैरवी शुरू की जाए, लेकिन ये कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव के साथ फिजिकल पैरवी शुरू की जाए। अधिवक्ता पीसी भंडारी समेत तमाम जो लोग हैं वो लगातार तीसरे दिन धरना दे रहे हैं और इनकी अपनी मांगे चाहते हैं कि इन्हें तुरंत प्रभाव से जो है वो धरना जो है फिजिकल पैरवी है राजस्थान हाईकोर्ट में वो शुरू की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जरूरी मामले हैं केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई हो रही है और जो पुराने मामले उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि अधिकतर जो अधिवक्ता हैं उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा हो गया कि हर अधिवक्ता जो है वीसी के जरिए पैरवी नहीं कर पा रहा है। हमारे साथ हम बात कर लेते हैं पीछे सर, आप धरना दे रहे हैं, बार आपके साथ नहीं है, कुछ अधिवक्ताओं के साथ आप मिलकर लगातार तीसरे दिन धरना दे रहे हैं, क्या मांग है? बार कह रही है कि 2 नवंबर से कोर्ट खुल जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं पहले खुलें। देखिए, 2 नवंबर से खुल जाएंगे ऐसा कोई हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है नहीं। और जहाँ तक बार का सवाल है, 18 तारीख को उनका टेन्योर खत्म हो चुका है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम लोगों की लड़ रहे हैं, जो आम वकील हैं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है और टेक्निकल भी आप जानते हैं इस बात को कि नेट जुड़ नहीं पाता, बहस हो नहीं पाती, प्रॉपर सुन नहीं पाते, कई बार कट जाता है, तो ये संभव नहीं है। और ख़ासतौर जो साधारण वकील हैं उनके पास तो साधन भी नहीं है और आम पब्लिक कैसे देखे इसको। तो बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल शुरू किया जाए। फिजिकल में हम सारी बात हमारी ताकत से कह भी सकते हैं। उसके बाद दिक्कत एक आ रही है, अर्जेंट एप्लीकेशन ये ले लेते हैं। अब अगर फिजिकल तो हम वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा मुकदमा लगा नहीं है, अब किनका मुकदमा लग रहा है, किसका मुकदमा लग रहा है, कुछ पता नहीं है, सारा हचपच हो रहा है। रजिस्ट्री के अंदर करप्शन फैल रहा है। देखिए अभी ये जिनके मुकदमे चाहते हैं उनके मुकदमे लग रहे हैं। ये आप 3 दिन, आपको तीसरा दिन हो गया धरना, किसी स्तर पर बातचीत हुई? कल आपकी कहा सुनी हुई, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, किसी स्तर पर बात हुई, कोई आश्वासन मिला? अभी कोई बातचीत हमारी हुई नहीं है। चीफ जस्टिस को हम लगातार डेली जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम क्या हो रहा है ये, और जो सिंसियर जितने एडवोकेट्स हैं, मतलब हमने सिग्नेचर अभियान चलाया है, करीबन 95% एडवोकेट ये चाहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस भी हो और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो, दोनों हो, ताकि जो कोर्ट में ना जाते हैं, जिनको डर लग रहा है कोरोना से, वो वहाँ बैठ करके पैरवी कर सकते हैं। और जो वकील जिनका साधन नहीं है या दिक्कत आ रही है वो यहाँ फिजिकली कर सकते हैं आकर के। ये हमारी मुख्य डिमांड ये है। महिला अधिवक्ता भी उनसे जान लेते हैं। मैम, आप भी धरने पर हैं। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोर्ट के अंदर ये हड़ताल यहां पर चल रही है, नियमित सुनवाई को लेकर आज तीसरा दिन है। और झालावाड़ पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 4 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बाइक सवार युवक इसमें गिरफ्तार किया गया। हेमड़ा गांव के पास सुनेल पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और हाल ही पारित कृषि बिलों के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत की गई। यूथ कांग्रेस ने किसान आक्रोश रैली निकालकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टरों को शहर के अंदर आने नहीं दिया। पुलिस शहर के बाहरी चौराहों पर ट्रैक्टर को रोक रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली का आगाज उदयपुर से आज होना है और यूथ कांग्रेस इसका जो है वो आगाज कर रही है, लेकिन शुरुआत से पहले ही टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में ट्रैक्टर रैली को अनुमति नहीं दी गई। और यही वजह है कि जब ट्रैक्टर शहर में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें पुलिस की टीम द्वारा रोक दिया गया है। जो पुलिस की जो टीम है वो शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर मौजूद है और धारा 144 का हवाला देते हुए यूथ कांग्रेस की इस रैली को नहीं करने की बात कर रही है। यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो ट्रैक्टर है उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो तैनात है और धारा 144 का हवाला देते हुए इस रैली को अनुमति नहीं दी गई और यही वजह है कि ट्रैक्टरों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ में, जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। हिमांशु, यहाँ पर रोक दिया गया है, क्या रीजन बताया? देखिए, रीजन इन्होंने धारा 144 का दिया है। शायद अभी कोरोना काल को देखते हुए पूरे देश के अंदर हम 144 मान सकते हैं, पर जिस तरीके से बिहार चुनाव को देखते हुए या सारे जितने भी 11 स्टेट के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, उन सारे ही 11 सारे के जो राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर आप देखिए लाखों लोगों की रैली हो रही है। क्या वहां पर कहां पर 144 चली गई? आज हम संघर्ष नहीं करेंगे किसानों के लिए तो कब करेंगे? कैसे आप आगे बढ़ेंगे अब जबकि पुलिस की टीम हर जगह पर मौजूद है? अभी जैसे कि आपने अभी देखा है कि अभी हिमांशु जो बताया है, उसी को लेकर हम यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस के सारे सब लोग जो हैं इकट्ठे होकर हम एक साथ जाएंगे। अभी हमें 50 ट्रैक्टरों की, जैसे कि अभी बताया है कि हम इधर से इस रूट से हम निकलेंगे एक साथ रैली निकालकर और वहाँ जेटक पर हम सब जने मिलकर एक वो जो किसानों विरोध जो बिल है उसके उपरांत जो उसके जो विरोध में हम जो प्रदर्शन करना चाहते हैं उसका एक बड़ा मैसेज देंगे कि राजस्थान में कि जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, प्रदेश है जो उस हिसाब से, तो उस वजह से हम एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि किसान विरोधी बिल को आप वापस मोदी सरकार वापस ले और ये किसान विरोधी बिल हम पूरी यूथ कांग्रेस का एक आवाज में उठाएंगे। 150 ट्रैक्टर को चेतक चौराहे पर लाकर वहां से रैली निकालने। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक की स्पीड का लुत्फ उठा सकते हैं। करीब 3 महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्री की आम सभा में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के इजाद की घोषणा की थी। घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर विकसित की गई इस तकनीक को देश को सौंपते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए तैयार है और 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग के बाद इस तकनीक के निर्यात पर रिलायंस जोर देगा। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है। अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर पर अपने को बेहतरीन साबित किया है। क्वालकॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा मल्लदी ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।